आज के इस सेशन में देखने वाले एनसीईआरटी सार संग्रह का जो बुक है उसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर आज लेकर चल रहे हैं, यांत्रिकी। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति को दीर्घतम प्रयास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? तो 45 डिग्री। कितने डिग्री की होती है? तो 45 डिग्री की। आप जानते हैं इसका रेंज यानी आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है। और उसके बाद आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर एच मैक्सिमम निकालना हो, एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और जब टाइम निकालना हो मैक्सिमम टाइम तो क्या होता है? टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी होता है। ये तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे। तो प्रक्षेप गति दीर्घतम प्रयास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण होना चाहिए? तो 45 डिग्री। अगला है, मनुष्य जब नदी के किनारे यानी नाव से बाहर कूदता है तो नाव के पीछे की ओर प्रतिक्रिया के कारण हटती है। किसके कारण हटती है पीछे? तो प्रतिक्रिया, जिसको न्यूटन के तीसरे नियम यहाँ लागू होता है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? देखिए, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होता है। चलिए इसको देखते हैं। तो एफ बराबर एम ए होता है, आप ही जानते हैं एफ बराबर एम ए। और एफ बराबर एम ए, तो एफ बराबर एम ए लिख करके ए को भी माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं, क्योंकि एक त्वरण होता है। ए बराबर आप जानते हैं भी माइनस यू बाई टी होता है त्वरण, तो वही ए के जगह पर इतना पुटअप कर देना है। तो इसको कह सकते हैं संवेग में परिवर्तन की दर को, ये संवेग है, संवेग में परिवर्तन हो रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर को बल भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। अगला है, न्यूटन के प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो जड़त्व को परिभाषित करता है। न्यूटन का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है? तो जड़त्व को परिभाषित करता है। अगला है, प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो अपकेंद्री बल पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्री बल पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जानते हैं सड़क की अपेक्षा वहाँ घर्षण बहुत ही कम होता है। घर्षण कितना कम होता है? यानी अथी बर्फ़ का सतह चिकना होता है, यानी घर्षण वहाँ कम होता है, जिसके वजह से चलना बहुत कठिन होता है। आगे हैं, देखिए आप न्यूटन के तीनों गति के नियम यहाँ दिए गए हैं। तो न्यूटन के तीनों गति के नियम के बारे में जानते हैं। पहला है, विरामावस्था में वह तब तक रहेगी। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में तब तक वह रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। यानी बाह्य बल जब तक कोई कार्य नहीं करेगा तब तक वह वस्तु विरामावस्था में ही रहेगा। यह न्यूटन का पहला नियम है। दूसरा नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा के बल अनुदिश होती है। तभी वही जो पढ़ रहे थे पीछे अभी बताएं क्वेश्चन को। और तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये हो गया न्यूटन के तीनों गति नियम। आगे है, ऊर्जा संरक्षण से क्या आस है? तो ऊर्जा संरक्षण से क्या आस है? ऊर्जा को ना तो सृजन यानी उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो आप जानते हैं वायु में घर्षण होता है, वायु में घर्षण के कारण जल उठता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ कोई पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो इसका आंसर होगा वायु के घर्षण के कारण, वायु में घर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहीय पिंड को परिक्रमा गति ग्रहों द्वारा सूर्य के परिक्रमा में प्रभावी बल किसके कारण होता है? तो अभिकेंद्री बल के कारण होता है। बोल रहा है ग्रहों यानी ग्रहीय पिंड की परिक्रमा गति ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा में प्रभावी बल, तो कौन सा बल होता है? अभिकेंद्री बल होता है। दूध मथने के पश्चात क्रीम को दूध से अलग है ना पृथक हो जाने के कारण किसका है? तो अपकेंद्री बल का।
वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रोक्षेप, वायु प्रक्षोभ कहते हैं, वायु का प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखना है यहाँ, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है? किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात, तो देखिए P बराबर होता है mv। तो यहाँ कह रहा है संवेग और वेग, तो P बाय v बराबर क्या हो जाएगा? m, यानी m द्रव्यमान के बराबर होगा। तो क्वेश्चन था यहाँ, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहेंगे? तो द्रव्यमान कहेंगे। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है, आप जानते हैं, जहाँ a त्वरण, v अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग एवं t समय अंतराल होगा। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलयी वक्राकार होगा। कैसा होगा? परवलयी वक्राकार होगा, परवलयी वक्राकार होगा। अगला है, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। त्वरण सदैव उपस्थित रहा, हर डायरेक्शन में भले डायरेक्शन बदल जाएगा लेकिन त्वरण समान रहेगा। वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। आगे, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण के कारण, जहाँ घर्षण नहीं होगा वहाँ लिखना वो संभव हो सकता है। आगे है, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? सरल आवर्त गति के दोलन में आप जानते हैं ऐसे होता है सरल आवर्त गति। ये कोई वस्तु है तो सरल आवर्त गति इस तरह से चलेगा। तो सरल आवर्त गति के दोलन के किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। प्रत्यास्था और जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। एक दोलन को पूरा करने में 2 सेकंड का समय लगता है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक के नियम पर कार्य करता है। कमानी तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक के नियम पर कार्य करता है। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो 4 गुना। अगर जब किसी कार की गति दुगनी कर दिया जाए तब उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक द्वारा जो बल लगाया जाएगा तो 4 गुना बल लगाया जाएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक से यहाँ जानेंगे। देखिए, उत्तोलक का उदाहरण भी दिया हुआ है बहुत सारा। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची, हैंडपंप यानी चापाकल, साधारण तुला, पलास, ये सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन। तृतीय श्रेणी का उदाहरण हो जाएगा स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सभी किसका हो जाएगा? तृतीय श्रेणी का उदाहरण है स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ। आगे लेकर चलते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार बताना है सूर्य का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 617.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हो गया सूर्य के लिए। और चंद्रमा के पलायन वेग का मान 2.38 मीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग का मान पूछेगा तो 2.38 मीटर पर सेकेंड। और ये सूर्य का पलायन वेग का मान 617.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब को छोड़ा जाए, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब को छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? उसकी गति जो है अंतरिक्ष के साथ उसी गति में घूमने लगेगा। अंतरिक्ष के साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगा, यानी उसी के साथ चक्कर देने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति के कारण। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के अनुपस्थिति के कारण, यानी वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नोट है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह कौन सा उपग्रह? तो कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्री बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है।
ध्यान से देखना है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। किसके कारण नहीं गिरता है? तो अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। अगला क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। अभी आप यहाँ भी देखे थे। अगला है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी के सतह की अपेक्षा कम होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, इसलिए पलायन वेग का मान भी कम होगा। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण, गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति के कारण होता है। एक लड़की झूला पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल कम होगा। जब एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल का मान कम हो जाएगा। जब लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल का मान कम हो जाएगा, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल का मान कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, क्योंकि शीतकालीन में तीव्र गति से चलने लगती है। शीतकालीन में जो होता है, जब वो सिकुड़ती है तो तीव्र गति से चलने लगती है। लोलक की लंबाई बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात नहीं, जब किसी चीज़ की लंबाई बढ़ेगी तो उसका धीमा हो जाएगा गति। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? हवा में लोहे और लकड़ी के दो समान भार के गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराएंगे तो प्रतिक्रिया इसकी क्या होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद क्या होगी? बाद में गिरेगी। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे और लकड़ी की भार समान भार की गेंद के ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। लकड़ी के गेंद में जो है वायु का प्रतिरोध अधिक होगा, और जबकि ऐसा लोहा में नहीं होगा, उसमें प्रतिरोध कम होगा, इसलिए वो पहले गिर जाएगा। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुव पर। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सबसे अधिक होता है? तो ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी की स्थिति किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। समझना है, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पृथ्वी के द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसीलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। आगे इसको समझना, गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सर आइजैक न्यूटन ने। आगे है, देखना है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार सर्वाधिक महसूस कब होगा? जब लिफ्ट तोरण के साथ ऊपर चढ़ रही होगी। जब लिफ्ट कैसे? तोरण के साथ ऊपर चढ़ रही होगी। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटा होता है। कितना घंटा? 24 घंटा। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? तो वर्तमान का 1/4 भाग हो जाएगा। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। अगला है, लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? तो उसके लंबाई पर। अभी बताए थे, जब लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका समय आवर्तकाल का समय घट जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ने पर लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? तो उसके लंबाई पर। लंबाई बढ़ेगा तो समय घटेगा, और लंबाई कम होगी तो उसका समय कम होगा। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? उसके लंबाई पर।
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान आरोपित रहेगा। कह रहा है यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वो परिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि भार क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा, भार यहाँ शून्य हो जाएगा। अगला है पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु के भार वो परिवर्तित रहेगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो भार वो परिवर्तित रहेगा लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। भार में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी वो परिवर्तित रहेगा, जबकि द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ते जाता है। अगला है चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्री बल के कारण। किस बल के कारण? अपकेंद्री बल के कारण। चक्रीय झूला झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो अपकेंद्रीय बल। वहाँ कौन सा बल काम करता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। अगला है विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत के छत से गिराए जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? बोला है विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ इमारत के छत से गिराया जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। क्या होगा? दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण देखिए। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बोल रहा है सूर्य एवं अन्य ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा एक ही निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। एक ही निश्चित कक्षा में। किस कक्षा में? तो एक ही निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता है। अगला है सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आंतरिक अंतःक्रिया जिसको कहते हैं के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। तो इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक यू।